फिजिक्स लेक्चरर आप सबका क्लास 11th की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत। बच्चों, ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ही आपसे 6 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको एग्जाम में लिखने होंगे। तो ये चैप्टर में डेरिवेशंस भी बहुत कम है और बहुत इजी है। कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे, बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम जानेंगे कि आदर्श गैस क्या होती है, क्या अवधारणा है उनकी, क्या सिद्धांत थे, इक्वेशन क्या हुई, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, परफेक्ट गैस की इक्वेशन क्या है, इसके अलावा अणुगति सिद्धांत क्या है, इसके क्या अजम्पशंस हुए, कैसे अणुगति सिद्धांत की अजम्पशंस की हेल्प से हमने प्रेशर कैलकुलेट करेंगे किसी आइडियल गैस का। इसके अलावा सबसे लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आदर्श जो अब हमारा टॉपिक है वो है आदर्श गैस की अवधारणा। तो बच्चों, आदर्श गैस को समझने से पहले हम छोटी छोटी कुछ चीजों पे ध्यान देंगे जो हम पहले से ही जानते हैं। वो ये है कि किसी भी गैस की कंडीशन को हम 3 क्वांटिटीज में डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वो क्वांटिटीज होती हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, कि पी, वी और टी। हम इन तीनों में से किसी भी एक की कंडीशन में कोई चेंज करते हैं तो ये बाकी सब क्वांटिटीज को भी अफेक्ट करती हैं। हमने 3 गैस लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लसैक्स लॉ। तो इनका हल्का फुल्का छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ में आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर उस टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ हुआ। इसके बाद बात आती है चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ को हम लॉ ऑफ वॉल्यूम भी कहते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्रेशर को यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है। तो फॉर्मूला हमारा हो गया V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड वन, गे-लसैक लॉ। गे-लसैक लॉ में प्रेशर हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस टाइम पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे गे-लसैक लॉ हो गए। अब जब हम बात आदर्श गैस की करते हैं तो आदर्श गैस एक पूर्णतः काल्पनिक गैस है। क्यों? रीजन ये है कि जब हम प्रेशर को कम करते हैं, प्रेशर कम करेंगे, जो जितनी भी गैसेस होती हैं उन सबका व्यवहार एक जैसा हो जाता है और वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करने लगती हैं। इस आधार पर एक ऐसी गैस की कल्पना की गई जो टेम्परेचर और प्रेशर की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों का पालन करें। तो इस तरह की जो गैस है उसको हम लोग आदर्श गैस या फिर आइडियल परफेक्ट गैस कहते हैं। इनकी कुछ गुण होते हैं आदर्श गैस के, वो है। और आदर्श गैस की जो गुण है वो ये है कि ये ताप यानी टेम्परेचर और प्रेशर की हर कंडीशन में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगी। सेकेंड थिंग कि इसके अणु इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होते हैं, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि जो भी पात्र है, जो भी वेसल है, उसमें इनका साइज नेग्लिजिबल हो जाता है। तीसरी चीज, आदर्श गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच में आपस में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स ना के बराबर होती है। यानी कि जो गैस इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती है वो गैस हमारी आदर्श गैस होती है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण, यानी कि आदर्श गैस के लिए क्या समीकरण है, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, गैस की स्टडीज करने में हमको एक बात इतनी पता चली कि कोई अगर आदर्श गैस है, उस आदर्श गैस के का निश्चित द्रव्यमान है,
प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो उसके तीनों ये क्वांटिटीज जो हैं, ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम किसी दो क्वांटिटी का मान निश्चित रख दें तो तीसरे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो गैस लॉ जो हमने पढ़े थे, उन गैस लॉ के हेल्प से हमने इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन, एक समीकरण स्थापित किया है, और वही समीकरण आदर्श गैस का समीकरण कहलाता है। वो समीकरण है PV = nRT। तो इस इक्वेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो देखें इसको कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। चलिए अब हम आइडियल गैस के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। सपोज कर लिया हमने कि किसी परफेक्ट गैस के निश्चित द्रव्यमान पर प्रेशर P है, प्रेशर हमने P सपोज किया है, वॉल्यूम प्रेशर V1 है, वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर T1 है, जो कि बदलने पर P2, V2 और T2 होता है। इस पूरे परिवर्तन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने माना कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1 को हमने कांस्टेंट रखा है, और प्रेशर हमारा P1 से P2 हो गया, और वॉल्यूम बदल के V1 से V' हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जो रूल है, जो नियम है, तो वो जो P2 V' = P1 V1, इस इक्वेशन को अरेंज करें तो V' की वैल्यू आएगी हम P1 V1 अपॉन P2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में हमने सपोज कर लिया कि प्रेशर हमने जो P2 प्रेशर उसको हमने कांस्टेंट रखा है, P2 हमने कांस्टेंट रखा है, और इस कंडीशन में टेम्परेचर T1 से बदल के T2 हो जाएगा, और वॉल्यूम V' से बदल के V2 हो जाएगा। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारी हो जाएगी V' अपॉन T1 = V2 अपॉन T2। इसमें V' की वैल्यू हम निकालें तो इक्वेशन होगी V' = V2 T1 अपॉन T2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमें जो टर्म मिलेगा वो होगा P1 V1 अपॉन P2 = V2 T1 अपॉन T2। इसको अरेंज करें तो इक्वेशन होगी P1 V1 अपॉन T1 = P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ पर P V अपॉन T इसको कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग उनके इक्वल रखेंगे, वो है R, ये कांस्टेंट हमारा। तो इक्वेशन यहाँ पर अगर हम देखें तो PV = स्मॉल r कैपिटल T। जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उन सब के लिए स्मॉल r की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन अगर हमने गैस का 1 मोल लिया है तो उसके लिए स्मॉल r की वैल्यू सेम होगी, और तब हम स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी PV = कैपिटल RT, और ये हमारी परफेक्ट गैस की इक्वेशन है। इसको हम लोग गैस समीकरण कहते हैं। तो इस डेरिवेशन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों, इस ग्राफ में
हम देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी गैस का, वास्तविक गैस का परफेक्ट गैस से कैसा विचलन होता है, ये इसमें दिखाया गया है कि जब प्रेशर हमने लो रखा है और टेम्परेचर हाई होता है तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है और वो परफेक्ट गैस की तरह बिहेवियर करने लगते हैं। तो इस ग्राफ में आप वो विचलन इजीली देख सकते हैं। अणु गति सिद्धांत की अभिग्रहित पढ़ने से पहले, इनके assumptions पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अणुगति सिद्धांत को समझेंगे कि क्या है। अणुगति सिद्धांत की हेल्प से हम गैस के गुणों को जान सकते हैं। अणुगति सिद्धांत के अकॉर्डिंग जितनी भी गैसेस होती हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन सूक्ष्म कणों को हम अणु कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि पूरी गैसेस इन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती हैं और इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है। गैसेस में स्पेस होने की वजह से ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब तीव्र सरल रेखीय गति में मूव करते रहते हैं और जब यहाँ स्पेस ज्यादा है तो इनके बीच में कोलिजन भी होते हैं, वो आपस में टकराते भी हैं और टकराने की वजह से इनकी स्पीड में और इनके डायरेक्शन में चेंजेस आते रहते हैं। अब हम इनकी अजम्पशंस को पढ़ते हैं कि अणुगति सिद्धांत के अजम्पशंस क्या है और इसका यूज क्या था। इनके अजम्पशंस हमने गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ये अजम्पशंस हमने किए हैं। सबसे पहला अजम्पशन है प्रत्येक गैस अणुओं से मिलकर बनी होती है तथा ये प्रत्येक दिशा में अनियमित गति करते हैं। जब उनके बीच में गैसेस हैं तो अणु है, उनके बीच में स्पेस है तो वो पूरे में घूमते ही रहते हैं। दूसरा, ये अणु एक समान गोलाकार एवं दृढ़ होते हैं तथा इनका आकार अंतराण्विक दूरी की तुलना में नगण्य होता है। ये रिजिड होते हैं तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नेग्लेक्टेड होती है। तीसरा, गैस के अणुओं के परस्पर टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि वहां टकराने के बाद ये दोबारा फिर टकराने के लिए उतनी ही एनर्जी से आगे आते हैं और इसमें काइनेटिक एनर्जी इनकी कंजर्व हो जाती है, संरक्षित होती है। गैस के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। सबसे आखिरी असम्पशन है कि अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता तो सारी गैस नीचे तली के पास इकट्ठी होती, जबकि ऐसा नहीं है, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम प्रेशर के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि कैसे कि आइडल गैस का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए हमने सपोज कर लिया कि कोई क्यूबिकल बॉक्स हमने एक ले लिया है जिसकी लेंथ L है और ये क्यूबिकल बॉक्स है। ये हो गया x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस और ये है z एक्सिस। ये हमारा बॉक्स है, इसमें ये फेज है हमारा शेडेड एरिया जहाँ पर कोलाइड करेगा हमारा पार्टिकल और इन सब की लेंथ है स्मॉल l। क्यूबिकल है तो हर डायरेक्शन इसकी, हर साइड इसकी l लेंथ की होगी। ये दीवारें इसकी पूर्णतः प्रत्यास्थ है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व हो जाती है। वेलोसिटी v है पार्टिकल की, मॉलिक्यूल की, और हर कंपोनेंट उसका vx, vy, vz होगा। इसके अलावा स्मॉल m है किसी भी मॉलिक्यूल का द्रव्यमान। स्मॉल m हमारा हो गया मास ऑफ मॉलिक्यूल। स्मॉल n हो गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल l है लेंथ और इसके अलावा v होगी इसकी वेलोसिटी। अगर इसको हम हर डायरेक्शन में हर एक्सिस पे कंपोनेंट देखेंगे
तो वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर हमने सपोज कर ली और ये पार्टिकल इस एक्सिस पे ये जो शेडेड एरिया है इस फेज पे टकराएगा, तो ये फेज हमारा वाई और जेड एक्सिस में लाई करता है। तो ऑब्वियसली जो भी चेंज होगा वो वी एक्स वेलोसिटी के कंपोनेंट में ही चेंजेस आएंगे। और यहाँ पर जब ये एक बार टकरा के यहाँ जाएगा, टकरा के वापस फिर पहुँचेगा, तो वेलोसिटी वी एक्स कंपोनेंट की हो जाएगी माइनस वी एक्स। तो जो फाइनल मोमेंटम आएगा हमारा वो होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स। और इसको सॉल्व करने पे निकलेगा हमारा ये 2m vx। लेकिन जो कंजर्वेशन मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जब पार्टिकल दीवार इस शेडेड एरिया से टकराएगा तो मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू प्लस 2m vx। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जब डिस्टेंस ये l लेंथ कंप्लीट करता है जाने में उस फेजेस शेडेड एरिया पर टकराने में, तो उतना ही वापस लौट के आ जाता है। टोटल लेंथ होगी उसकी, टोटल जो दूरी तय की है वो है 2l। और कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम हमारा हो गया डेल्टा t हो गया टाइम हमारा, उसकी वैल्यू निकलेगी 2l अपॉन वी एक्स। इतना टाइम इतना सेकेंड लेता है ये टकराने में, यानी कि दोबारा टकराने में वो 2l अपॉन वी एक्स सेकेंड लेता है। जो हर एक सेकेंड में दीवार को जो मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ट्रांसफर होगा वो हो जाएगा प्लस 2m vx इंटू वी एक्स अपॉन 2l। सॉल्व करने पे निकलेगा m अपॉन l वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में ये तो हमारी सिर्फ सिंगल एक पार्टिकल की बात थी। अगर हम यहाँ पर जो हमारे n मॉलिक्यूल्स हैं तो n मॉलिक्यूल्स की जब बात करेंगे तो n मॉलिक्यूल्स के लिए हमारी मोमेंटम हो जाएगा, जो आरोपित बल है वो हो जाएगा m अपॉन l वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स 2 का होल स्क्वायर डॉट 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 वी एन तक, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग सपोज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन इसके बाद हो जाएगी। अब जब यहाँ पर क्योंकि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू m अपॉन एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ये, और यहाँ पर वी एक्स 1 होल स्क्वायर से लेकर के ये n तक हो जाएगा, n का होल स्क्वायर तक। और जो ये l क्यूब है ये वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल V, और n मॉलिक्यूल्स है तो इसको n वी एक्स 1 होल स्क्वायर प्लस वी एक्स 2 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 n तक, ऐसे ही n तक हम निकाल सकते हैं। तो अब ये जो n मॉलिक्यूल्स है तो n टाइम्स का एवरेज निकाला जाएगा, तो ये जो ये वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर का बार, इसको हम लोग माध्य मान भी कहते हैं। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी P इज इक्वल टू m n अपॉन कैपिटल वी एक्स स्क्वायर का माध्य मान। इसके बाद में अब क्योंकि ये पार्टिकल ये अणु है, तो किसी भी अणु के लिए वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होगी, तो यहाँ पर हम इसको ये बराबर भी मान सकते हैं
कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 वी एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन हमारी थी। तो यहाँ वी एक्स की वैल्यू का हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, वी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बार सॉरी वी एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3 वी स्क्वायर ये बार। और जो हमारे मेन जो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा निकला था, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m n अपॉन कैपिटल V स्क्वायर बार। तो ये हमारा प्रेशर के लिए फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि माध्य वर्ग वेग कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आप डेरिवेशन को बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप बहुत ढंग से समझ के याद कर लीजिए और कई बार प्रैक्टिस करिए लिख के करने की, क्योंकि डेरिवेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशन भी आता है। अब गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए हम सपोज करते हैं कि कोई गैस का 1 मोल गैस हमने ली है, जिसका टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है। तो जो 1 ग्राम अणु होता है यानी कि 1 मोल गैस होती है, वो 1 ग्राम अगर हम अणु लिए हैं तो ये होंगे कैपिटल N यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर। जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, इसके बराबर होगी। तो माना हमने जो 1 मॉलिक्यूल जो द्रव्यमान का है उसका मास हमने स्मॉल m ले लिया, चाल हो गई वर्ग माध्य चाल, वो हो गई वी स्क्वायर बार। तो अभी हमने फॉर्मूला जो प्रेशर के लिए निकाला था वो था P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M N स्मॉल m क्योंकि मास हमने स्मॉल m लिया है, कैपिटल V इंटू वी स्क्वायर का बार, ये इस वर्ग माध्य मान है। इस इक्वेशन को अगर हम और सॉल्व करें तो ये आएगा PV इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल N अपॉन 3 V स्क्वायर का बार। जो स्मॉल mn है ये आप देखिए, ये हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट यानी कैपिटल M के बराबर। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी PV इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 3 V स्क्वायर का बार। यहाँ पर हमने स्मॉल m कैपिटल N को कैपिटल M के बराबर रखा है। तो इस इक्वेशन को m/3 V स्क्वायर का बार। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती PV इक्वल टू nRT। तो PV को हम लोग RT के इक्वल भी रख सकते हैं। तो RT के इक्वल रख के इसके हमने 1/3 कैपिटल M V स्क्वायर का बार। और इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमें ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं V स्क्वायर बार की। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3RT अपॉन कैपिटल M। और यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर की बात हो रही है, तो हमने स्क्वायर ले लिया तो V स्क्वायर का बार अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M। तो ये हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गई, जिसे हम लोग अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल भी कहते हैं। तो इससे शो होता है कि जो गैस का परम ताप होता है वो किसी भी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका ये मतलब भी हुआ कि अगर हम जो गैस है, गैस के अणुओं की
स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वहाँ गैस का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। गैस के अणुओं की तो बच्चों, समय सीमा के कारण हमें अपना चैप्टर यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन चलते चलते एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा था। जैसे आदर्श गैस के लिए जो इक्वेशन थी वो थी PV इक्वल टू स्मॉल n RT। आदर्श गैस का दाब जो प्रेशर कैलकुलेट किया था हमने वो था P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल mn अपॉन कैपिटल V स्क्वायर बार। और गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल थी अंडर रूट V स्क्वायर बार इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT अपॉन कैपिटल M। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर जिसका सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा के समविभाजन के नियम, और विशिष्ट ऊष्मा के अनुप्रयोग, माध्य मुक्त पथ और स्वतंत्र कोटियां। तो इन सब को हम पढ़ेंगे। आप लोग ये चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। तब तक अपना जितना आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन करिए, डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, समझिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।